अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए जी, नॉवल का आगाज़ करते हैं। नॉवल का नाम है असीर तलब और इस नॉवल को लिखा है हिबा खान ने। और नॉवल शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ नॉवल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में लाजमी बताएं कि नॉवल कैसा चल रहा है। चलिए जी, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आगे आगाज़ करते हैं। ये नॉवल ऑलरेडी बहुत लंबा नॉवल है और अभी इसकी बहुत सारी एपिसोड आनी है और ये अभी हाफ भी नहीं हुआ है। ठीक है जी, चलें जी शुरू करते हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि मुल्क के मशहूर कर्नल जमाल को कल रात ड्राइविंग के दौरान किडनैप कर लिया गया। जी हाँ, मुल्क के मशहूर कर्नल जमाल किडनैप। वजह उनके डबल माफिया गैंग से ताल्लुकात। उनके दोस्त अहबाब का कहना है ये सब सुल्तान शाह ने किया है। वजह उसका डेवल और किंग उर्फ जमान के साथ गुनाहों में मुलविस होना है। ये क्या सुन रही हो मिशी? मिशाल जो हैरत से आंखें फैलाए न्यूज़ सुन रही थी, अचानक एलईडी बंद होने पर उछल पड़ी। क्या है भाई? न्यूज़ चल रही थी, बंद कर दी, मुंह बनाकर कहने लगी। हसाम खान आमना से कुछ ज़रूरी बात करने की गर्ज से मिशाल और उसके रूम में आया था। ऐसे लोगों का तो अंजाम ऐसा ही होना चाहिए। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, रात को ठीक से नींद आएगी। इतना बुरा भी नहीं सुल्तान शाह। ये दरिंदों के बीच ये दरिंदों के भेस में अच्छे लोगों को खात्मा कर रहा है। अच्छा भी नहीं है, वो बेरहम दरिंदा है, इंसान नहीं जानवर है साला। दांत पीसकर हसाम खान ने मुठ्ठियां भींची। एक बार भी कर्नल के बीवी बच्चों के बारे में नहीं सोचा। बुरे लोगों को पकड़ने के लिए कानून है, जेल है। वो कौन होता है कत्ल करने वाला? रहने दे भाई, कुछ नहीं हो सकता इन जैसे लोगों के लिए। सुल्तान अच्छा है, मिशाल कहते कहते लब दांतों तले दबा गई। जब पहली मुलाकात उसे सुल्तान के साथ अपनी याद आई, वो सब्ज सुर्ख वहशत से भरी आंखें किसी को भी खौफ में मुब्तला कर सकती थी। सामने उलझ कर मिशाल को देखा। कत्ल करना गुनाह है गुड़िया। वो कमीना अगर जान चुका था कर्नल जमाल भी डेविल के साथ मिला हुआ है, वो ये खबर हम तक पहुंचा देता। पकड़ना हमारा काम था। फिर अगर वो आप लोगों को बता देता, आप लोग कुछ ना कर पाते। भाई कितने गुनाहगारों का वो कत्ल कर चुका है। मैं मानती हूँ ये गुनाह है, वो दरिंदा है, जानवर है, जिंदा जमीन में दफना देता है, दिल पांव तले कुचल डालता है, लेकिन वो हमेशा ये सब बुरा करने वालों के साथ करता है। मिशाल ने अपनी समझ के हिसाब से नजरिया पेश किया। बस चुप गुड़िया, हमें शैतान को डिस्कस नहीं करना। आसाम ने झिड़क कर मिशाल के अच्छे मूड का बेड़ा गर्क कर दिया। मॉम और आमना कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। वो सोफे पर बैठे टांग पर टांग जमाए इस्तफार करने लगा। मॉम आमना को लेकर करीबी हॉस्पिटल गई है, बेचारी को सुबह से बुखार चढ़ गया है। मिशाल ने एक सांस में कहा। बुखार क्यों? कैसे हुआ? मेरा मतलब क्या ज्यादा तबीयत खराब है? परेशान था वो खड़ा हुआ। हाँ, उसे बहुत तेज बुखार है, हॉस्पिटल चल नहीं रही तो मॉम और डैड उसे जबरदस्ती लेकर गए हैं। बस आते होंगे। मॉम ने कहा शाम बाहर से आएगा तो तुम उसके साथ कहीं चली जाना घूमने। लेकिन भाई मेरा मूड नहीं। उफ शिट, मॉम ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम अच्छे से दरवाजे को लॉक लगा लो, मैं स्टाफ से तुम्हारी सेफ्टी का कहकर हॉस्पिटल के लिए निकल रहा हूँ। हसाम उजलत में कहते रूम से जल्दी से निकलकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हुआ। डोंट वरी, कुछ वीकनेस और टेंशन की वजह से बुखार चढ़ गया था, बट नाउ शी इज फाइन। परेशान से खड़े हसाम हदीका खानम दारवन खान से मुस्कुराकर डॉक्टर ने कहा। थैंक गॉड। हसाम ने सुकून का सांस खारिज किया तो हदीका खानम ने उसके चेहरे को देखा, जो उसके लिए कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आ रहा था, जितना वो हदीका खानम के बीमार होने पर हो जाया करता था। मैं जरूरी कॉल करके आता हूँ, जारवन खान कहकर साइड पर चले गए और हदीका खानम और हसाम अंदर चले गए रूम में। अब तबीयत कैसी है बेटा? हदीका खानम ने उसे उठते देखकर सवाल पूछा। जी बेहतर हूँ मॉम। वो सिर्फ ये ही जवाब दे सकी और खाली खाली निगाहों से हसाम को इग्नोर कर रही थी। जांचती नजरों से हसाम उसे देखने लगा। डॉक्टर बता रही थी तुम्हें परेशानी है, स्ट्रेस है। बेटा मुझसे शेयर करो अगर कोई परेशानी है। मोहब्बत पाश लहजे में हदीका खानम मुझसे पूछने लगी, जैसे कि मिशाल और नूर के लिए परेशान होती थी। कुछ भी नहीं परेशानी, नहीं मॉम। मिन मनाते उसने नफी में सर हिलाया। हम घर कब जाएंगे मॉम? हाथ मरोड़ते पूछा। कि साम खान उसकी जानिब से अपनी नजरें हटा ली, लेकिन ऐसा हरगिज ना हुआ। इंशाल्लाह जब कुछ देर में डॉक्टर तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे फिर चलते हैं होटल। हदीका खानम ने उसके खूबसूरत चेहरे को देखते जवाब दिया। फवाद की कॉल आई थी आमना, 2 दिन बाद हमारी लंदन की फ्लाइट है। वो अपना मिशन कंप्लीट करके आ चुका है। हसाम उसके दर्द चेहरे को देखकर बोला, जो वीकनेस की वजह से बहुत कमजोर लग रही थी।
اتنی جلدی بیٹا فواد بچے کو بلا لو پاکستان، کچھ وقت ہمارے ساتھ رہے، اتنا وقت گزارا ہے آمنہ نے ہمارے ساتھ، میرا بالکل بھی دل نہیں کرے گا اسے خود سے دور جانے دوں۔ حدیقہ خانم اداسی سے بولی، لیکن موم فواد نہیں آ سکتا، ورنہ وہ ضرور آ جاتا، میری بھی چھٹیاں مکمل ہونے والی ہیں۔ حسام ان کے کندھے پر تھوڑی رکھتے ہوئے آمنہ کو آنکھ مار کر کہنے لگا، جو بھی ہے میں نہیں جانتی حسام، بس آمنہ کہیں نہیں جائے گی، تم نکاح کر لو اس سے، میرے پاس ہی رہے گی، میرے لیے نور اور مشال جیسی ہے، مجھے موم کہا ہے اور میں نے بیٹی میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو خود سے الگ نہیں کر سکتی۔ حدیقہ خانم جلدی جلدی میں بہت بڑی بات کہہ گئی تھی۔ آمنہ نے آنکھیں پھیلا کر حدیقہ خانم کو دیکھا۔ حسام اپنی موم کے ارادوں سے پہلے ہی واقف تھا، سو وہ حیران نہ ہوا بلکہ مسکرایا۔ کام آسان تھا۔ سوری بیٹا، آمنہ کے سرخ چہرے کو دیکھتے حدیقہ خانم شرم سے کہنے لگی کہ شاید اسے برا نہ لگ گیا ہو۔ کوئی بات نہیں موم، بیٹی بھی کہتی ہیں اور سوری بھی کہتی ہیں، میرا بھی دل نہیں کر رہا آپ کو چھوڑ کر جانے کا۔ کوہنیوں کے بال اٹھتی آمنہ روتے ہوئے حدیقہ خانم کے گلے لگ گئی اور وہ اس کی پشت سے ہلاتی آمنہ کو ریلیکس فیل کروانے لگی۔ اپنے دوست سے بات کرو حسام، میں آمنہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہوں، مجھے امید ہے میری بیٹی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آمنہ کا سرخ چہرہ اپنے مقابل کرتے حدیقہ خانم نے استفار کیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی آمنہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ حسام کا دل چاہا بھنگڑے ڈال کر ناچے، محبت بھی نہ کرنی پڑی، اسے محنت بھی نہ کرنی پڑی اور اسے منزل بھی مل گئی تھی۔ تم تینوں نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا اور اب وقت آ چکا ہے میں تم لوگوں کا سب کچھ چھین لوں گا۔ وہ دیوار پر لگی 3 تصویروں کے گرد گول دائرہ بناتے آنکھوں میں صفاقت بھرے بولا، ساتھ ہی ایک اس کی لبوں سے خارج ہوئی تھی، 20 سال انتظار کیا ہے میں نے اس پل کا، تم سب کو برباد کرنے کا۔ سلطان غصے سے دیوار پر لگی تینوں تصویروں کو اٹھائے اسے زمین پر پٹکتے بولا، جس سے وہ کرچیوں میں بکھر گئی۔ بہت عزیز ہے نا تمہیں تمہاری بیٹی، اب میں تمہاری بیٹی کو اتنی تکلیف دوں گا زارون خان، تم بس دیکھتے جاؤ۔ وہ شیشے کی کرچیوں کے درمیان سے زارون خان کی تصویر باہر نکالتے سرد برفیلے لہجے میں بولا، جبکہ نیچے پڑی زمان اور مختار کی تصویر کو پیروں تلے کچل ڈالا۔ اس درمیان اس کی انگلیاں زخمی ہوتی لہو ٹپکانے لگی تھی، اس کا خون شیشے کے ٹکڑوں پر پڑنے لگا، لیکن وہ بے پرواہ بنا اس تصویر کو فولڈ کیے، پاکٹ سے لائٹر نکالے، اس میں آگ لگاتے اس سے اٹھتی آگ کی لپٹوں کو دیکھنے لگا۔ یہ چھوٹی موٹی چوٹیں تو اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی، یہ تو اس کی زندگی کا ایک حصہ تھا۔ اس سے کئی زیادہ آگ اس کے سینے میں بھانبڑ کی طرح جل رہی تھی، جسے بجھانے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا، وہ تھا انتقام۔ بہت ہوشیار نکلے تم، لیکن تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنی آسانی سے سب بھول جاؤں گا؟ نہیں، میں طوفان برپا کر دوں گا تمہاری زندگیوں میں، جن کی خاطر تم نے میری زندگی مجھ سے چھینی۔ سگار یوں ہی انگلیوں میں دبائے وہ کئی لمحے اس راکھ کو گھورتا رہا، حتیٰ کہ سگار نے اس کی انگلیاں جلا دی تھیں۔ جب اس نے سختی سے جلتی سگار کو مٹھی میں بھینچ لیا، وائس ریکارڈنگ سننے کے بعد اس کی یہی حالت تھی۔ دل شدت غم سے پھٹ رہا تھا۔ سلطان کو درد دینے والوں کو وہ مار دیتا ہے۔ لب بھینچے وہ شفافیت کی انتہا کو پہنچا تھا۔ اس کے سر پر ایک ہی بھوت سوار تھا جو اسے حیوان بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا تھا، اور وہ تھا انتقام، جو وہ اب اسے 3 لوگوں سے لینا تھا، زمان، زارون خان، مختار ملک سے لینا چاہتا تھا۔ ڈیول تو اس کی قید میں تھا۔ میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا میری شہزادی۔ اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی خاطر وہ اپنے روم میں بنے مخصوص پرائیویٹ روم میں داخل ہوا، جہاں ہر چیز ہی کسی بچی کی طرح نظر آ رہی تھی۔ بیبی پنک کلر کے کمبینیشن سے پورا کمرہ چمک رہا تھا۔ سامنے لگی چھوٹی سی تصویر کو دیکھتے وہ پھر بیٹھے گھنٹوں تکتا رہا۔ اسے یاد تھا آج بھی کن مشکلات کا سامنا کر کے اس نے یہ تصویر چرائی تھی۔ اس وقت سب لوگ ڈائننگ روم میں موجود کھانا کھا رہے تھے۔ فواد خان کی زبان درازی کرنے پر فائقہ کو حد درجہ غصہ چڑھا ہوا تھا۔ اس نے صبا بیگم کے گھر دعوت پر جانے سے کرن بیگم کو منع کر دیا تھا، لیکن وہ زبردستی اسے ڈانٹ کر لے آئی تھی۔ فائقہ بیٹا آج کل کیا کر رہی ہو؟ صبا بیگم اس کی جانب متوجہ ہوتے پوچھنے لگی۔ لوگوں کا دماغ کھاتی ہے امی۔ فائقہ کے بولنے سے پہلے فواد خان بول پڑا کہ فائقہ نے خونخوار نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جیسے بس آج قتل ہونے والا ہو۔ فواد اس کے ہاتھوں سے۔ فواد، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ صبا نے فائقہ کے سرخ چہرے کو دیکھتے کچھ شرمندہ ہوتے ہوئے فواد کو ڈانٹا۔ امی جان، میں مذاق کر رہا ہوں۔ اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے زمل کو آنکھ مار کر کہنے لگا، مہمانوں کے ساتھ مذاق نہیں کرتے بیٹا، فائقہ کو یہ بات بری بھی لگ سکتی ہے۔ صبا بیگم نے سختی سے اسے ڈانٹا تو فواد نے چپ رہنے میں اپنی بھلائی سمجھی اور انگلی لبوں پر جما لی، جیسا
है ही नहीं, मैं ग्रेजुएट हूँ आंटी। वो मुस्कुराकर कहती, बिरयानी से भरा चम्मच मुंह में डाल गई। गेंडे की जबान तालू को चिपकते देख उसका दिल कर रहा था कहका लगाए, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे, अल्लाह पाक मजीद कामयाबी अता करे। सबा बेगम ढेरों सारी दुआएं दी। जमल मेरा बच्चा, जाओ बहन को घर दिखा दो। चूंकि सबा बेगम की कोई बेटी नहीं थी, फवाद उनका इकलौता बेटा था। वो जमल को अपनी बेटी समझती थी और किरण बेगम फवाद को अपना बेटा। उनका भी कोई बेटा ना था। फवाद भाई आप दिखाएं अपना घर फाइका को, मैं सबके लिए चाय बना कर आती हूँ। जमल ये कहते किचन में चाय बनाने चली गई। किरण की इज्जत की लाज और मान रखते फाइका भी मुंह बनाकर फवाद के साथ ऊपर छत की जानिब चल दी। यू नकली मेजर, मुझे पता लगा तुम्हें कोई मिशन दिया गया है। तुमसे पूरा ना हुआ तो भाग कर आ गए हो वापस घर। जमल से जब फवाद के मेजर होने का राज मालूम हुआ तो हंस कर लोटपोट हो गई। उसका कहना था, इतने सड़े हुए मुंह वाले इंसान को भला कौन मेजर बना सकता है। कहाँ से पता लगवा कर आई हो, दीवारों पर रेंगने वाली चिपकी ली। जबान को लगाम दो गेंडे, मैं बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो इंगली उठाकर वार्न करने लगी, पता नहीं कौन से बुरे अमाल किए हैं जो तुम जैसा अजाब नाजिल हो गया। गहरी सांस भरता फवाद उसे छत पर ले आया था। फाइका ने बड़बड़ाते हुए गुस्से से न जाने कौन कौन से अलकाबात से उसे नवाज रही थी, लेकिन मजाल है जो फवाद खान के कान पर जूं तक रेंगी हो। यह है हमारा छत, यहाँ से अगर तुम नीचे कूद जाओ बचने के बहुत कम चांसेस हैं। खुदकुशी के लिए बेस्ट जगह है, सोच लो। फवाद खान उसे ऑफर देते छत पर बने छोटे से स्टोर रूम से अपने लिए कुर्सी बाहर लाते उस पर टांग जमाए बैठ गया। पागल, बेवकूफ, नकली मेजर पठान, इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे कि दुश्मनों के कहने पर खुदकुशी कर लूं, समझ आई। उसके मुस्कुराते चेहरे को देखते वो माथे पर तेवर चढ़ाए कहने लगी। ब्लैक कलर की घुटनों तक आती शर्ट के साथ बालों का जूड़ा बनाए हल्के फुल्के मेकअप किए वो बेहद पुरकशिश लग रही थी। कभी खूबसूरत लड़की नहीं देखी जो यूं देख रहे हो। अपने ऊपर फवाद खान की गहरी नजरों की तपिश महसूस करते फवाद खान की आंखों के सामने चुटकी बजाकर गुस्से में कहती उसे होश दिलाने लगी, लानत दे, ये पठानी जबान को लिखी हुई पश्तो मेरे ख्याल से लिखी हुई है। ये तो मेरे से नहीं पढ़ी जाएगी, बहरहाल हम इसका तर्जमा पढ़ते हैं। लानत हो तुझ पे फवाद खान, इस छिपकली से के पास इतनी बड़ी ज़बान है और तुम उसे ऐसे देख रहे हो जैसे महबूबा हो तुम्हारी। फवाद खान ने पश्तो में बुड़बुड़ाते हुए खुद पे लानत भेजी थी, जिसकी नज़रों ने आज पहली बार किसी लड़की का एक्सरे किया था। एक तो मुझे बेशर्मों की तरह देख रहे हो, ऊपर से मुझ पे लानत भेजते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही। तुम्हारी हिम्मत कहते हुए मुझे पश्तो में गालियां देने की। अस्तगफिरुल्लाह, मैं गालियां नहीं देता छिपकली, तुम्हारी तरह जहन्नमी हरगिज नहीं हूँ। तुम में कौन सा सुरखाब के पर लगे हुए हैं जो मेरे जैसा हैंडसम लड़का तुम्हें देखे। दोनों की बहस जारी थी। हुस्न अच्छू अच्छू कर पागल कर देता हुस्न अच्छों अच्छों को पागल कर देता है। गेंडे, मेरी एक अदा की मार हो तुम। फाइका मुस्कुराकर एटीट्यूड से बोली, मत करो बहस, हार जाओगी। हुस्न इतनी बड़ी दलील नहीं। सफेद दुधिया चेहरे पर अपनी निगाहें मरकूज किए वो गंभीरपन से बोला। तो फाइका सर झटकती मुस्कुरा दी। उसने यकदम हाथ बालों के पीछे किया, बैंड निकाला, अपने बाल खोले, सर नीचे को किया और एक झटके से उठा दिया। उसकी जुल्फें हर सू बिखर गई। फवाद मबहूत सा मूरत बने उसे देख रहा था, बल्कि जब गाना वो भूल गया, दिल जोरों से धड़का था। फाइका ने उसकी हैरत से खुली खुमार आंखों में झांक कर पूछा, हाँ तो तुम कुछ कह रहे थे, खो गए ना मेरे हुस्न के जाल में। फाइका खूबसूरत से अंदाज में मुस्कुराई। खुले आसमान के नीचे उसकी हंसी की गूंज भी एक अलग मौसीकी पैदा कर रही थी। फवाद के दिल ने रफ्तार पकड़ी और अब भी इन हसीन लम्हों में खोया हुआ था। आ गए ना सीधी लाइन पर, छिछोरेपन की भी एक हद होती है। हाँ, मुसलसल कानों में गूंजते फाइका की तंती अल्फाजों ने फवाद खान को होश की दुनिया में ला पटका। इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे कि मैं अब लड़कियों में ठड़कपन झाड़ूं। हाँ बस बस, अब जानती हूँ तुम जैसे लड़कों के बारे में। पता नहीं क्या खाकर जन्म दिया है सब आंटी ने तुम्हें। ना शक्ल अच्छी है तुम्हारी, ना तुम में अकल है। वो पैर पटकती मुंह के उल्टे सीधे नक्शे बनाकर साइड में रखी चारपाई पर बैठ गई। फवाद मजीद कुछ कहता जब उसका मोबाइल रिंग होने लगा। स्क्रीन पर जगमगाते नंबर को देखकर अपने सर पर हल्की सी चित्त रसीद करते वो फाइका से एक्सक्यूज करते कॉल रिसीव करने चला गया। कहाँ हो? घर पर हूँ। हसाम खान को हद से ज्यादा संजीदा लहजे में सुनते वो मिनमिनाकर बोला, क्लब में पहुंचो 10 मिनट। घर पर क्या अंडे दे रहे हो? फौरन फौरन से तुम्हारे पास। वो कहते रुका नहीं,
فوراً کال کٹ کر دی۔ فواد نے موبائل کو گھورا، جلدی سے چھت سے اترنے لگا۔ زمل چائے بنا کر چھت پر فائقہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ محبوبہ کے لیے مینڈک کی طرح کود کود کر اتنی جلدی جا رہا ہے۔ یوں فواد کو جلدی میں جاتے دیکھ فائقہ بڑبڑائی۔ نیچے بیٹھی صبا بیگم کو جلدی آنے کا کہہ کر وہ چلا گیا۔ تم نے کھانا کھایا ہے؟ شناور نے محبت پاش لہجے میں اس سے استفادہ کیا۔ شاندے نے جھجکتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ شاندے کے جھٹ سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ شناور خان نے مڑ کر پہلے اپنی کلائی پر اس کی نرم و ملائم ہاتھوں کو دیکھا، پھر بھاری پلکیں اٹھا کر شاندے کے پرکشش چہرے کو دیکھا جو اب مرجھا گیا تھا۔ آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے تھے۔ شناور کی گہری نظریں اپنے ہاتھ اور چہرے پر محسوس کرتے جھٹ سے اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف کیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ شناور اس کے پاس قریب جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ شاندے گھبرا کر اس سے دوری اختیار کر گئی۔ شاندے کا یوں اپنے محرم سے دور ہونا شناور خان کے دل کو تکلیف دے گیا۔ اس سب میں کھانے کا کیا قصور ہے؟ اپنے پیٹ کو کیوں سزا دے رہی ہو؟ کچھ دنوں میں تم نے اپنی حالت مریضوں جیسی بنا لی ہے۔ بے ساختہ اس کی نظر اپنے دائیں جانب شیشے پر پڑی جہاں اس کا عکس نظر آ رہا تھا۔ بے اختیار اس نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تھا۔ دبلا پتلا جسم، چہرے کا رنگ سرخ ہوت سے زرد ہو گیا تھا۔ خاموشی سے میرے ساتھ نیچے چلو، ہم دونوں سب کے درمیان کھانا کھائیں گے۔ شناور اس کا ہاتھ تھامنے لگا تھا جب شاندے نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر کے اپنے پیٹ کے ساتھ لگا لیا۔ کیا ہوا؟ شناور اس کے یوں اپنا ہاتھ کھینچنے پر تھوڑا سخت لہجے میں بولا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، آپ جائیں کھا لیں۔ وہ اس کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر کے بولی۔ بھوک کیوں نہیں، تھوڑا کھا لینا، لیکن کھا لینا ضد نہیں کرتے۔ بھوک نہیں کیا لکھا ہوا ہے یار؟ لکھا ہوا ہے بھوک کیوں نہیں، تھوڑا کھا لو نا، لیکن کھا لینا ضد نہیں کرتے۔ شاباش، میں سختی نہیں کر سکتا کیونکہ میرا نیچر ایسا نہیں۔ میں اپنے گھر کی عورتوں کے معاملے میں بہت سلجھا ہوا بندہ ہوں۔ مجھ سے زبردستی کی توقع ہرگز نہ رکھنا، اور نہ ہی ایسا موقع آنے دینا میں تم پر اپنا غصہ آشنا کروں۔ میں جا رہی ہوں آپ کے ساتھ، ڈرائیں مت۔ نظریں جھکائے وہ منمنائی تو بے ساختہ شناور کے لبوں پر مسکان رنگی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے نیچے چلا گیا۔ ایان، وہ جیسے ہی ہاسپٹل سے آیا کمرے میں قدم رکھا ہی تھا کہ ختیجہ کی پکار پر وہ ٹھٹک گیا۔ آج اس کا دن ہاسپٹل میں سکون سے گزرا تھا۔ ڈاکٹر سنگیتا جو نہیں آئی تھی۔ ہاں گڑیا، کہو، خیریت؟ سب ٹھیک ہے نا؟ آج میری گڑیا نے مجھے سلام نہیں کیا، پہلے ہی مجھے پکار لیا۔ سب ٹھیک ہے، بتاؤ کوئی پریشانی تو نہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ ایان خان پریشانی سے اس کے جانب بڑھ کر بولا کہ ختیجہ کو رونا سا آ گیا۔ اسے اس کال کرنے والی لڑکی کی باتیں یاد آئیں۔ اسے یہی لگ رہا تھا وہ لڑکی جو کچھ کہہ رہی تھی واقعی وہ جھوٹ ہی ہے۔ جتنی محبت اس کا ایان اس سے کرتا ہے، لگتا نہیں تھا کہ وہ کسی دوسری عورت کی طرف مائل ہو بھی سکتا ہے۔ اس کا دل ہزار وسوسوں میں جکڑا ہوا تھا۔ انجانے خوف کے تحت ایان نے ایک ساتھ ہی اتنے سارے سوال کر ڈالے کہ ختیجہ جلدی سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس نے بھی کھانا تک نہیں کھایا تھا، سر درد سے پھٹ رہا تھا، یہی سوچ کر کہ آخر وہ لڑکی ایان کو کیسے جانتی تھی۔ ضرور اس کی ایان سے بات ہوئی ہوگی، تبھی وہ ایسا کچھ کہہ رہی تھی۔ ارے میری شہزادی، آر یو اوکے؟ کیا ہو گیا ہے؟ تم ایموشنل کیوں ہو رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے؟ کسی نے گھر میں کچھ کہا ہے کیا، یا طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ۔ ختیجہ کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ اونچا کر کے استغفار کرنے لگا، جس کی آنکھیں صبح سے رونے کی چغلی دے رہی تھی۔ آپ کبھی مجھے چھوڑیں گے تو نہیں؟ کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ اپنے لب دانتوں تلے دبائے وہ اپنی ہچکیوں کا گلا گھونٹ کر کہنے لگی۔ دل نے کہا کہ بتا دو ایان کو اس کال کے بارے میں، دماغ نے کہا نہیں بتاؤ، وہ پریشان ہو جائے گا۔ جب تمہیں اس پر بھروسہ ہے، یقین ہے، تو تم کیوں پوچھو گی اس سے؟ ارے گڑیا، بتاؤ تو صحیح کیا ہو گیا ہے؟ اب اس طرح رو رو کر تم مجھے بھی پریشان کر رہی ہو۔ وہ ایک عورت آئی تھی، مجھے دیکھ کر کہہ رہی تھی میں کہیں سے بھی آپ کے ساتھ میچ نہیں کرتی، میں خود کو نہیں سنبھال سکتی، آپ کو کیا سنبھالوں گی، آپ کو اولاد کیسے دوں گی، آپ دوسری شادی کر لیں گے مجھے چھوڑ کر۔ وہ صفائی سے جھوٹ بولتی ایان کی پریشانی بس دور کرنا چاہتی تھی، سچ وہ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے دل میں ایک ہی بات تھی، اگر مجھے اپنے ایان پر بھروسہ ہے پھر میں کیوں پوچھوں بھلا؟ ایسا کس نے کہا؟ وہ حد سے زیادہ اونچی آواز میں دھاڑا تھا کہ ختیجہ کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ سہم کر اس سے الگ ہوئی، ماتھے کی کن پٹی پر ابھرتی رگیں اس بات کی گواہی دے رہی تھی وہ بے حد غصے میں اپنے اشتعال پر قابو پائے ہوئے ہے۔ وہ میں نہیں جانتی انہیں، وہ نفی میں سر ہلاتے بولی۔ ایان کو اچانک غصے میں آتے دیکھ
اسے عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ یہ زبان، یہ لب ہمیں اللہ نے اس لیے عطا کیے ہیں ہم بول سکے۔ پھر کیوں گڑیا، جب کوئی کچھ کہتا ہے منہ توڑ جواب دے کر اس کا منہ بند کروا دیا کرو۔ تم میری ہو، میں تمہارا ہوں، دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، زندگی ہم دونوں نے گزارنی ہے، لوگوں نے نہیں۔ پھر کیوں خاموش رہ کر سن لیتی ہو سب کچھ؟ کسی دن میرے دل کا دماغ خراب ہوا، میں قسم خدا کی ان لوگوں کی زبان کاٹ ڈالوں گا کہ اس قسم کی بکواس گفتگو کرتے ہیں تم سے۔ کچھ نہ دیکھتے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی غرض سے اس نے پاس پڑا شیشے کا گلاس زور سے دیوار پر دے مارا۔ ختیجہ کانوں پر ہاتھ رکھے اچھل کر پیچھے کو کھسکی۔ گلاس کے ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ اس کی اونچی سسکیاں بھی شامل تھیں۔ ماتھے پر تیور چڑھائے ایان نے اسے دیکھا، جس کے لبوں سے گھٹی گھٹی سسکیاں برآمد ہو رہی تھی۔ ایک ہی جست میں ایان اسے کلائی سے تھامے اپنے قریب تر کرتے اس کے چہرے پر جھک کر سسکیوں کو اپنے اندر دبانے لگا۔ گہری سیاہ تابناک آنکھیں، بلا کا پرکشش جس کی کھڑی ناک پر غصہ ہمہ وقت رہتا، جبڑے دن کے بیشتر لمحوں میں بھینچے اور ماتھا شکنوں سے بھرا رہتا، چہرے پر مناسب حد سے پھیلی سیاہ بیئرڈ، سیاہ مونچھ جس تلے فی الحال اس کے رونے سے بھینچ جاتے لب جاذبیت اور عاجزی سے یکسر بے نیاز تھے۔ جانے کتنے لمحے ختیجہ کو اپنے بے ترتیب سانس بحال کرنے میں لگے۔ جتنی شدت سے ایان خان نے اسے اپنی قید میں لیا تھا، اسے لگا وہ سانس بھی مشکل سے لے رہی ہے۔ ختیجہ کے دل کی دھڑکنیں مزید سست پڑی جب وہ ہاتھ بڑھا کر وہ ہلکے سے اس کے جبڑے دونوں ہاتھوں میں تھامے اپنے مقابل کر کے اپنی گرم جلسا دینے والی سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑنے لگا۔ ایان، درد ہو رہا ہے، چھوڑیں۔ ختیجہ اس کی قدرے کم گرفت میں قہر اٹھی کہ ایان اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں کی قید سے آزاد کرتے سینے میں بھیج گیا۔ غصہ اسے اس وقت اپنی گڑیا پر آ رہا تھا، جو سب کے سامنے گونگی بن کر بیٹھ جاتی تھی۔ آم کی مٹھاسی سے لے کر ہنزہ کے سرمئی رنگ کی خوبانی تک دنیا کا ہر لذیذ پھل چکھ چکا ہوں، لیکن تمہارے ہونٹوں جیسی تاثیر دنیا کی کسی پھل میں نہیں۔ تمہارے گال شبنم میں گندھی روئی کی فصلیں ہیں، تمہارا لمس ریشم سا ہے۔ یونانی مورخ اگر سراپا دیکھ لیتے، یہ تو دنیا کے عجائب میں تمہارا حسن اول ہے۔ وہ اس کے لبوں پر بہکے بہکے لہجے میں انگلی پھیرتے کہنے لگا، بہت برے ہیں آپ ایان۔ وہ اس کے سینے پر اپنے ہاتھوں کے چھوٹے چھوٹے مکے بنا کر برسانے لگی۔ ہچکیاں بند ہو چکی تھی، لیکن آنسو اب بھی آنکھوں سے جاری تھے۔ میں بہت برا ہوں گڑیا، بہت زیادہ۔ تم واحد ہو جس کے لیے بہت کیئرنگ اور پیار کرنے والا ہوں۔ مجھے نہیں برداشت تمہیں کوئی تکلیف دے، اور تم خود کو خود ہی تکلیف دیتی ہو۔ مار کھانا چاہتی ہو کیا مجھ سے؟ غلطی کر دی میں نے آپ کو بتا کر، اب کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اپنے چہرے سے ایان کے ہاتھ خفگی سے جھٹکتے وہ اداسی سے بولی۔ میری گڑیا ناراض ہو گئی۔ او لے میری پرنسپ۔ ایان اس کے دونوں پھولے گالوں کو کھینچے بچکانہ انداز میں بولا کہ ختیجہ کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ رقصاں ہوئی۔ ہٹیں، میں ناراض ہوں آپ سے، پکا والی۔ ایان کچھ بھی کر لے، نہیں ماننے والی میں۔ اتنی زور سے آپ نے میرا چہرہ پکڑا تھا، نشان بھی بن چکے ہوں گے۔ وہ نظریں پھیر کر اپنی خفگی جتانے لگی۔ مجھے غصہ کیوں دلایا؟ وہ لب بھینچے اس کے دونوں ہاتھ اپنے لبوں سے لگا گیا۔ میں نے کب دلایا؟ ان عورتوں کی وجہ سے آپ کو آیا، بری طرح۔ اپنے لب کاٹتے اب اپنی غلطی کو پچھتا رہی تھی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، مجھے غصہ ان عورتوں کی وجہ سے نہیں، تمہارے رونے کی وجہ سے آیا۔ یہ جو تم میرے سامنے آنسو بہا رہی ہو، جانتی ہو یہ میرے لیے کتنی قیمت رکھتے ہیں؟ بلکہ بالکل اتنی جتنی ایک ماں کے لیے اپنی اولاد۔ پھر تم کیوں یہ ہمہ وقت بہاتی رہتی ہو؟ مجھے تکلیف میں مبتلا کر کے تمہیں اچھا لگتا ہے کیا؟ ہاں بتاؤ۔ وہ اس کا چہرہ پھر سے اوپر کرتے استفار کرنے لگا، تو ختیجہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ سرد ناک، سفید چہرے پر، گالوں پر رونے کے باعث سرخ لالی، پنک شیڈ ہونٹ، رونے کے باعث سرخ سوجی آنکھیں اس کے چہرے کو مزید نکھار رہی تھی۔ اب رونا بند کرو، شاباش۔ یہ ڈوز کافی تھی تمہارے لیے۔ اب چلو شاباش، کھانا کھانے چلتے ہیں نیچے۔ مورے بلا رہی تھی، میں فریش ہو کر آتا ہوں، تب تک تم اپنا حلیہ درست کرو۔ اس کے گال تھپ تھپ آتے ایان فریش ہونے کی غرض سے واش روم میں بند ہو گیا۔ ختیجہ اس کی پشت دیکھتی گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ ریلیکس ہو جاؤ ایان کی گڑیا، وہ لڑکی جھوٹ بول رہی تھی۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بچپن سے چاہنے والا ایان خان تمہیں دھوکہ دے؟ اگر ایسا کچھ ہوتا وہ بھلا شادی کیوں کرتا تم سے؟ اتنی نرمی اور محبت سے تمہاری اجازت پر حق وصول نہ کرنا، شادی کی رات بے رحمی سے کر لیتا، جب تم نے اپنی بے وقوفی میں آ کر اسے تھپڑ دے مارا تھا۔ خود ہی دل میں سوچ سوچ کر اس نے گہرا ہنکارا بھرا اور اس لڑکی کی باتیں اپنے ذہن سے نکالنے لگی، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو گئی تھی۔
सुनो आफी, मुझे मुख्तियार और दारवन की पार्टनरशिप वाले दुकान की मालूमात चाहिए। लैपटॉप पर नजरें जमाए वो इस वक्त दुबई में बने अपने शानदार बंगले में मौजूद लाइब्रेरी रूम में था। अफनान जो सोफे पर बैठा गहरी सोचों में मगन था, सुल्तान के मुखातिब करने पर चौंका। जारवन इस मेजर का बाप? आफी ने पूछा। हम एक एक डिटेल चाहिए मुझे, जारवन खान, मुख्तियार मलिक, जमान मलिक की। और किसी गार्ड को भेज दो इस फरौन का पहरा देने की खातिर। सबको अलर्ट कर दो, मेरी इजाजत के बगैर कोई उसके आसपास भी ना भटके। वो संजीदगी से आफी के स्पाट चेहरे को देखते बोला, लेकिन क्यों सुल्तान, हमारी दुश्मनी से मेजर के बाप का क्या लेना देना? वो तो इस डेवल और किंग से है ना? आफी ने गंभीरपन से पूछा। बहुत गहरी दुश्मनी है, बहुत ज्यादा गहरी। इन तीनों लोगों ने मेरा हंसता बसता घर उजाड़ दिया था। दुश्मनी सिर्फ मेजर की मुझ से नहीं है, मेरी भी उसके बाप से है। एक ही सांस में वो चीख कर दौड़ा कि अफनान ने ना समझी से उसकी बात की गहराइयों में जाना चाहा। तैयारी करो अपनी भाभी की रुखसती की। सुल्तान की आंखें भी मुस्कुराने लगी। राफी को खतरे की घंटी बजती सुनाई दी। व्हाट? सुल्तान, क्या करने वाले हो तुम, बताओ? अफनान ने झिड़क कर उससे पूछा। बदले में सुल्तान ने उसे खूनख्वार नजरों से देखा। जब करूंगा पता लग जाएगा, तुम नजर रखो, मुख्तार की बेटी पर दुबई में मौजूद है। इस मेजर के चापलूस के पड़ोस में उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन काफी होगी तुम्हारे लिए, आगे का काम तुम्हारा। कश को अफनान के चेहरे पर मारते वो कमरे से निकलता चला गया, जबकि अफनान अभी तक उसकी बातों में उलझा हुआ था। ना वो उसे अपना माजी बताता था, ना उसे पता करने देता था। ओह मेजर, तुम्हारी मासूम बहन के ही काम से। अफनान एक गहरी सांस फिजा के सपुर्द करते औंधे मुंह सोफे पर ढेर हो गया। कुछ ही देर में वो दोनों सबके साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। उस वक्त हवेली का हर एक फर्द मौजूद था। मर्द हजरात में हल्की फुल्की गुफ्तगू चल रही थी। आदिल खान से बात हुई किसी की? दाजी अयान खान जुरैद खान और शनावर खान की जानिब देखकर पूछने लगे। जी दादी, मेरी बात हुई थी सुबह लाला से। अयान ने अपनी और आदिल के दरमियान हुई गुफ्तगू के बारे में दादी से कहा तो उनके दिल में थोड़ा इत्मीनान पैदा हुआ। फौजिया खानम की तबीयत कुछ खराब सी रहती थी, जिसके बायस हानि या मुंतहा खाना उन्हें रूम में देकर नींद की मेडिसिन दे देती। फिर वो काफी देर तक गनूदगी में रहती। घर के अफराद के साथ खलूस और मोहब्बत से गुफ्तगू, घर के काम, सबके साथ मिलकर खाना खाना, यही इयादत के लिए जाना हद दर्जा कम होता जा रहा था। ना चाहते हुए भी फौजिया खानम खुद को संभाल नहीं पा रही थी। पहले शोहर का गम, फिर एक बेटे के जुदा होने का गम, फिर शनावर का यूं निकाह करना, इन सारी परेशानियों को वो अपने सर पर सवार कर चुकी थी। शांदे, जाओ मोरे को खाने के लिए बुला कर आओ। शनावर शांदे की जानिब देखकर बोला तो सबने हैरत के साथ चौंक कर शनावर को देखा, जो खुद जाने के बजाय शांदे को भिजवा रहा था। मैं जाऊं? अपने ऊपर सबकी नजरें महसूस करते वो अटक अटक कर बोली तो शनावर ने हाँ में सर हिलाया। पल भर में शांति की आंखें नम हुई थी। भला वो कैसे उन्हें बुलाने जाती? शांति को देखकर तो वो भड़क जाती थी। ऐसे में शांति का उनको खाने के लिए बुलाना, वो तो भड़क उठेंगी। भाभी तुम्हारी बीवी को पसंद नहीं करती शनावर, तुम उसे क्यों भेज रहे हो उनके पास? रिजवाना खानम ने अपना बेटा समझकर शनावर को डांटा। चच्ची जान, अगर यूं शांदे मोरे की नफरत का शिकार होगी, घर में बदमजगी पैदा होगी। मैं नहीं चाहता ऐसा हो। मोरे से बात करके शांदे उनके दिल में अपनी मोहब्बत का दरख्त कबो दे और इसे पानी दे कर बड़ा कर दे। मुझे उम्मीद है मोरे का गुस्सा बस कुछ वक्त के लिए है, वो ठीक हो जाएंगी। जाओ बच्चा, तुम भी साथ जाओ, मना लो अपनी मोरे को। माँ अगर नाराज हो, रब भी खुश नहीं होता। दादी ने शनावर को शांदे के साथ जाने का इशारा किया तो शनावर भी जी दादी कहकर शांदे को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए फौजिया खानम के रूम में चले गए। डर क्यों रही हो यार, रिलैक्स हो जाओ, मेरी मोरे बहुत रहम दिल है, वो तुम्हें खा नहीं जाएंगी। जाओ आगे बढ़ो पहले तुम। फौजिया खानम के कमरे में दाखिल होते ही शनावर खान ने सरगोशी नुमा आवाज में शांदे को आगे बढ़ने के लिए कहा। शांदे ने एक नजर बेड की तरफ देखा, जहां पर फौजिया खानम अपने ऊपर कंबल ओढ़े आंखें मूंदे हुए लेटी थी। चेहरे के तासुरात से बिल्कुल भी पता लगाना नामुमकिन था कि वो सो रही हैं या फिर जाग रही हैं। हाँ, लेकिन चेहरे की रंगत सुर्ख देखकर शांति को अंदाजा हो गया था कि उन्हें तेज बुखार है। शांति धीरे धीरे आगे गई और बेड पर थोड़ी सी उनकी छोड़ी हुई जगह पर बैठ गई। फौजिया खानम शांति शनावर की मौजूदगी अपने कमरे में पाकर शांति को अपने पास बैठा देख उसकी तरफ से अपना रुख मोड़ गई। पल में ही शांति की आंखें नम हुई, लेकिन आज उसने तय किया था कि वो किसी भी हाल में फौजिया खानम को मना कर ही रहेगी। आंटी प्लीज मेरी मेरी बात सुन ले एक बार, शांति ने भारी आवाज में इल्तिजाइया कहा।
उन्हें कोई जवाब न देते देख शानदे ने अपनी बात आगे जारी रखी। आंटी ये हम में से किसी की भी गलती नहीं है, नसीब में ही लिखा था सब होना। एक बार हम सब की गलतियों को नज़रअंदाज करें, फिर आपको पता लगेगा कि इस काम में ही अल्लाह की खैर होगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ आंटी कि मैंने कभी भी बचपन से माँ का प्यार महसूस नहीं किया, लेकिन मैं जानती ज़रूर हूँ कि माँ का प्यार बहुत ही शफ़क़त से भरा होता है। पापा बताते थे कि जब मैं पैदा हुई तब ही मोरे मर गई थी और उसके बाद से सौतेली मोरे ने मुझे कभी भी प्यार नहीं किया। कहते-कहते शांदे की आँखों से आँसू लड़ियों की मानित बह निकले थे। शांदे की बातें सुनकर शनावर खान ने ज़ब्त से अपने हाथ की मुट्ठियों को भींचा था। वहीं दूसरी तरफ उसके अल्फाजों में दर्द को महसूस करते फौजिया खानम के दिल पर घूंसा पड़ा था। वो कैसे भूल गई उनकी अपनी भी तो एक बेटी थी, एक यतीम लड़की कि वो किस तरह से बुरा भला कह सकती थी। वो तो खुद माँ के प्यार को तरसी हुई थी, तो भला वो किसी दूसरे के बेटे को उसके माँ से कैसे अलग कर सकती थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें आंटी, मैं नहीं जानती कि मैं गलत हूँ या सही, लेकिन मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। शांदे धीरे से आगे बढ़ी और फौजिया खानम के सीने में चेहरा छुपाते वो फूट कर रोना शुरू हुई और यहीं पर फौजिया खानम की बस हुई। शांदे को अपनी बाहों में भींचते हुए उसका सर सहलाते, उसकी हिचकियाँ लेते वजूद को वो पुरसकून करने लगी। शनावर खान ने गहरी सांस भरी थी, जानता था कि उसकी मोरे इतनी बेरहम नहीं है कि शांदे के रोते वजूद को वो यूं ही धुतकार दे। माफ़ कर दे मोरे, मैं जानता हूँ कि मैं गलत हूँ, इसलिए मुझे भी माफ़ कर दे। शनावर खान ने भी चेहरा झुकाए फौजिया खानम से माफ़ी मांगी। फौजिया खानम ने कुछ भी न कहा, बल्कि अपना दूसरा बाजू भी फैलाते शनावर खान को अपनी तरफ आने का इशारा करती उसे भी अपने सीने में भींच गई थी। तीनों के दिलों में ही पुरसकून सी लहर सरायत कर गई थी। बेशक माफ़ करने वाला बहुत ही बड़ा होता है। दिन के उजाले में इस वीराने में बने क्लब में इस वक्त अंधेरा था। तेज म्यूजिक में वहां मौजूद हर जवान लड़कियां लड़के झूमते मदहोश एक दूसरे की बाहों में गुम आसपास से बेखबर थे। जहां एक से बढ़कर एक अमीर लोगों के बिगड़ी औलाद मौजूद थे। हम ये एक अमीरजादों का फहाशी अड्डा था, जिसे मॉडर्न लफ्जों में क्लब कहा जाता है। हसाम को यकीन था कि सामान यहीं मौजूद है, पर इतने लोगों के नाम उसे कैसे पहचाना जाए ये मुश्किल था। फवाद तुम अलग से जाओ और ध्यान रहे कि वो भाग ना पाए, पर उससे पहले तुम कुछ पुलिस वाले बुला लो एहतियातन। हसाम खान और फवाद खान शराब की बदबू से मुंह पर रुमाल रखकर अंदर दाखिल हुए। हसाम ने कुछ झुककर फवाद से कहा कि वो सर हिलाकर अलग हो गया। वो दोनों ने फहाश लड़कियों और लड़कों के बीच से होते अलग अलग होकर उस्मान को ढूंढने लगे। उस्मान ने जब से सुना था मेजर को शक हो गया है कि वो भी सुल्तान को जानता है, तब से वो यहाँ मौजूद था। इस अंधेरी जगह तेज म्यूजिक में वो चेहरे पर मास्क लगाए दूसरे लोगों की तरह थरक रहा था। उसे अब यहाँ से निकलना ही था। अगर पकड़ा गया तो मेजर हसाम नहीं छोड़ेगा, और अगर बच गया तो सुल्तान शाह। वो भी कदम बढ़ाता कि एक लड़की झूलती उसके साथ लगी। क्या मुसीबत है, गुस्से से कहते उसने उसे खुद से दूर फेंका कि उसका मास्क भी साथ उतर गया। वो घबरा गया और जहां वहां देखने लगा, पर शुक्र अंधेरा था। उसने जैसे आगे को कदम बढ़ाया कि किसी को दीवार की तरफ आया। सुल्तान। उसके लफ्जों का मुंह से निकलना था कि सुल्तान ने हाथ बढ़ाकर सफेद चमकता खंजर उसके समझने से पहले ही दिल में घोंप दिया और कुछ भी कहे बगैर सामने से हट गया। उस्मान बुत बना खड़ा रह गया। अंधेरे में उसका खून दिल से फुवारों की सूरत में निकलने लगा और वो लहरा कर नीचे गिरा। हसाम मुझे लगता है यहाँ से भी भाग गया होगा। काफी ढूंढने के बाद फवाद वापस हसाम के पास आया। तुम्हें जो कहा था वो किया? उसने गार्ड को पूछा। हाँ, चारों तरफ से गार्ड हैं, कोई नहीं भाग सकता। और फिर कुछ ही देर में क्लब में हर तरफ अफरा तफरी मच गई। क्लब में लाइट्स रोशन कर दिए गए और वहां मौजूद रूम्स में से कुछ इंतहाई शर्मनाक हालात में लोगों को निकाला गया। सब बड़े पैमाने के अमीर लोग थे। इनकी चीखों पुकार को अनसुना करते उन्हें इस हालात में गाड़ियों में धक्का देकर डाला। कोई धमकी दे रहा था तो कोई कुछ। वहां बाहर मीडिया को देखकर कोई अपने चेहरे छुपाने लगे। मीडिया को किसने बुलाया? हसाम ने फवाद से पूछा। पता नहीं, ये तो खुद ही पहुंच जाते हैं। फायदे की जगह को देख। फवाद दांतों की नुमाइश करते बोला तो हसाम थर झटक कर अंदर से पुकार पर चिल्ला गया। सर, ये लाश इतनी बेरहमी से मार दिया है। पाँव से कुचली हुई उस्मान की लाश की तरफ कुछ एहलकारों ने इशारा करते हसाम को कहा। सारा क्लब खून से लथपथ था। उस्मान की दर्दनाक मौत पर सबने अफसोस से उसी दूसरे को देखा। सुल्तान ने, यह सब क्या हो गया?
कुछ ऐसी सरगोशियां आम हो रही थी, सभी सुल्तान की दहशत से कांपने लगे और एम्बुलेंस को कॉल करके मंगवाया गया। डैमिट, वो कमीना फिर से बाजी ले गया। हसाम ने गुस्से से दांत पीसे। मुसलसल नाकामियों पर उसका बुरा हाल हो गया था। घर की सफाई करने और कुशन से तकियों के कवर चेंज करके वो निढाल सी हो गई और अब सोफे पर गिर गई। ऊपर चलते फैन को देखने लगी। अपने भाई के साथ जाने के जुर्म में आदिल ने उसे सजा के तौर पर घर की सफाई करने को कहा था। हर एक एक चीज वो अच्छी तरह वो साफ कर चुकी थी। पूरा वजूद दर्द के मारे दर्द कर रहा था। यूनी से आने के बाद उसने सबसे पहले सजा के तौर पर आदिल का सर दबाया, फिर खाना बनाया। उसके बाद उसने कपड़े धोए अपने और आदिल के, फिर प्रेस किए। उसके बाद सफाइयां करने लगी। रूम की सफाई नहीं की थी क्योंकि आदिल रूम में मौजूद था और अगर कुछ सामान यहाँ वहां हो जाता तो जान निकाल देता, जिसके डर से उसके जाने के बाद रिलैक्स अंदाज में करने का सोचा। जालिम इंसान, थक गई मैं, जरा तरस ना आया मुझ पर? अल्लाह पूछे आपसे, आदिल वो बुड़बुड़ाते हुए अपने साथ कहने लगी। उसे जी भर कोरोना आ रहा था। भला इस सब में उसकी तो कोई गलती नहीं थी, उसे क्यों सजा मिल रही थी? थोड़ा सा लेटते कमर सीधी करने के बाद वो पुरसकून हुई। फ्रेश हो जाती हूँ। वो बुड़बुड़ाती हुई उठी और थके थके सुस्त कदम लेती रूम के सामने आई और कुछ देर कश्मकश में रहने के बाद गहरा सांस भरकर अपने अपने मिट्टी धूल से भरे कपड़ों को देखकर उंगली से दरवाजा नॉक किया। आ जाओ। अंदर से भारी आवाज पर उसके धड़कने धड़कने सुस्त पड़ गई और वो हिम्मत करती दुपट्टा ठीक करके अंदर दाखिल हुई और मुड़कर दरवाजा बंद कर लिया। जब नजर बेड पर लेटे आदिल खान पर पड़ी, पूरा रूम अंधेरे में डूबा हुआ था। हिम्मत करके कदम बढ़ाया कि अचानक कमरा रोशन हो गया। कमरा रोशन होने के साथ उसके कदम थम गए कि अचानक फिर से आदिल ने हाथ में मौजूद रिमोट से लैंप बंद किया तो अंधेरा छा गया। यही अमल मुसलसल होता रहा कि वो डर से एक जगह पर खड़ी बेड की तरफ नजरें उठाए अंधेरे में माथे पर तेवर डाले आदिल को देखने लगी, जो यकीनन उसे तंग करने की गर्ज से ही बार बार लैंप ऑफ और ऑन कर रहा था। दोबारा कमरा रोशन हुआ तो उर्वा की नजरें उस पर ही थी। सामने ही बेड पर वो दराज हुआ, आंखों पर किताब रखे, दूसरे हाथ से रिमोट की मदद से लैंप को ऑफ ऑन कर रहा था। पैर पटकती उर्वा उसे नजरअंदाज करती अलमारी की जानिब बढ़ गई अपने कपड़े लेने के लिए। उसके कपड़े धूल मिट्टी से भरे हुए थे। उलझन का शिकार होते वो बस जल्द अज जल्द जैसे तैसे करके कपड़े चेंज करना चाहती थी। गुस्से से लब भींचती उर्वा अपने पर्पल कलर का सूट अलमारी से निकालती, आहिस्ता से संभल संभल कर कदम उठाती वॉशरूम में बंद हो गई और सर को दोनों हाथों में थाम गई, जो चकरा रहा था। उसको संभाल कर वो फ्रेश हुई और चेंज करके तौलिए से बाल लपेट कर वो बाहर निकली। उसका इरादा अब किचन में जाकर पेट पूजा करने को था। अपनी जिद की वजह से उसने दोपहर में भी कुछ ना खाया था। लगता था कि मिर्गी का दौरा पड़ गया है, इसलिए तो पागलों की तरह कब से खेल रहे हैं। मुंह बनाकर सोचती हुई उसकी तरफ नजरें उठाई और फिर से सर झटकती झटकती जाने के लिए मुड़ी। आदिल खान की भारी गंभीर आवाज ने उसके कदम जकड़ लिए। इधर आओ मेरे पास, करीब सर दबाओ। हनूज चेहरे पर किताब रखे वो ऊंची आवाज में बोला और वो ने थूक निगल कर उसकी जानिब देखा। मैं नहीं आ रही, खाना खाने जाना है। अपनी भीगी हथेलियों को आपस में रगड़ते वो मिनमिनाई। दिल तो कर रहा था मुकाबल का सर फाड़ दें, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकती थी। मासूमियत से कहने में ही अपनी भलाई समझी। अगर ना आई अभी के अभी मेरे करीब, अगली सजा के लिए तैयार रहना। चेहरे से किताब हटाकर साइड पर रखते सर्द बर्फीले लहजे में उर्वा की जानिब देखकर कहने लगा। आदिल खान की धमकी पर उसका दिल धक से रह गया और वो हैरान परेशान रूम के बीचों बीच खड़ी थी। आंखें सिकोड़ कर उसकी जानिब देखने लगी। समझ ना आया क्या करे। वो लब भींच कर सोचने लगी कि उसकी आंखें खुद भर आई। वो उसकी तरफ कदम लेकर डरती डरती आई कि ऐसा ना हो वो फिर से उसे कोई सजा दे। पहले ही इतना काम करने की वजह से उसकी हड्डी पसली एक हो गई थी। जी बोले। फंसी सी आवाज में वो बोली, मेरे सर में दर्द हो रहा है, दबा दो। उसे रोशन चमकते चेहरे को अपनी नजरों के हिसार में लेकर बज़ाहिर गुस्से से बोला कि वो सहम गई। मुझे भूख। उसका भी जुमला मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि अचानक ही आदिल ने उसे हाथ से पकड़कर खींचा और वो चीख मार कर उसके ऊपर आ गिरी। क्या भूख भूख लगा रखा है? दोपहर को खाना क्यों नहीं खाया? वो सख्ती का मुजाहरा करते डांट कर पूछने लगा। आदिल यूं खुद को उसके ऊपर गिरते देख उर्वा का सांस फूल गया और वो वहशत ज़दा थी उसके हिसार में उसकी पकड़ में मचलती अपने गिर्द उसके सख्त बाजों की गिरफ्त हटाने लगी। खाना क्यों नहीं खाया? उसके जवाब न देने पर वो झुक आया उसकी भीगी गर्दन पर और वो अपना चेहरा छुपाने लगा। अपनी सांसें रोके और वो आंखें मीच कर रह गई। छोड़े मुझे। जिस्म का सारा खून उसके चेहरे पर सिमट आया था। खाना क्यों नहीं खाया? उसके बालों को तौलिए से आजाद करवाते वो गंभीर लहजे में भारी से सर्जिश करता
भारी आवाज से सर्दिश करता बोला कि वो सांस रोक गई। जब आदिल ने उसे अपने बराबर बेड पर डाला और वह की आंखों में मजीद मोटे मोटे आंसू आए। आदिल का यूं उसे अपने ऊपर से बेड पर डालना उसे गिल्ट में मुब्तला कर गया। शायद उसके भारी वजूद की वजह से उसका वजन न बर्दाश्त करके आदिल ने ऐसा किया। वो लब भींच कर फकत सोच ही सकी। यूं आदिल को हद से ज्यादा बढ़ते देख मुकम्मल अंधेरे में वो आंखें फाड़े उसे देखने की कोशिश करती लग रही थी कि उसकी सांसों की तेज तपिश उसे अपने गालों पर महसूस हुई। गूंगी हो गई हो, मुंह में जबान नहीं है, मोटो क्या चाहती हो? ये बची खुची सांसों को मैं अपने लबों में कैद कर दूं? वो सख्त लहजे में पूछने लगा कि उर्वा ने अपने खुश्क लबों पर जबान फेरी। भूख भूख नहीं थी मुझे, वो भराई आवाज में बोली। जबान ने साथ देना छोड़ दिया। अच्छा भूख है या अब भी नहीं? आदिल ने जरा सा उसकी कमर पर दबाव देकर बोला। छोड़े। आदिल के कमर को दबाव देने पर उर्वा दर्द से बिलबिला उठी। आंखों में पानी जमा हुआ। उसके यूं चीखने पर आदिल ने छोड़ दिया तो उर्वा रोते हुए बेड पर उठ बैठी। दीवार पर लगे पेंटिंग को उतारने के लिए वो स्टूल पर चढ़ी थी कि बैलेंस बरकरार न रहने पर धड़म से जमीन बोस हुई थी, जिसके बायस उसकी कमर में शदीद किस्म का दर्द होता था। क्या हुआ है? यूं चिल्ला क्यों रही हो? आदिल ने नागवारियत से पूछा। चोट लगी है मुझे। अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाए वो फूट फूट कर रो दी थी। टांगे बिल्कुल सुन हो गई थी। चोट कैसे लगी? उर्वा के हिचकोले खाते वजूद को देखकर अब की बार वो नरमी से पूछने लगा। गिर गई थी स्टूल से। ध्यान से काम करना था ना। कहाँ लगी है चोट? आओ हॉस्पिटल चले। रिमोट के जरिए कमरा रोशन करते अब वो लब भींचे परेशान सा कहने लगा। मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझसे नहीं चला जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं खाना लेकर आता हूँ, खाओ फिर देखते हैं। सर्द लहजे में कहते वो उसके करीब से उठते किचन से खाना लाने चला गया। आदिल के यूं अच्छा बनने पर उर्वा तंदिया मुस्कुराते हुए अपना चेहरा घुटनों में देते सिसकियां भरकर रोने लग गई। 3 मिनट बाद आदिल कमरे में दाखिल हुआ। हाथ में मौजूद ट्रे को बेड पर रखते खुद भी इसके करीब बैठ गया। अपने पास जानी पहचानी सितमगर की खुशबू महसूस करते उसने घुटनों से सर उठाया। खाना खाओ, वो नरमी से बोला। मुझे भूख नहीं है, उसके नरम लहजे का फायदा उठाकर मिनमिनाई, जिस पर आदिल ने उसे गुस्से से घूरा। मेरे सामने नखरे मत करो मोटो, चुप करके खाओ, वो सख्ती से बोला। नरमी उर्वा को रास न आई। वो उसके गुस्से भरे लहजे पर सहम गई और आदिल के नवाला उसके मुंह में डालने पर हैरत छुपाती खाने लगी। अपनी सोचों में गुम साथ साथ वो झुकी नजरों से अपने हाथों को देखती खाने लगी। आदिल एक हाथ में मोबाइल पकड़े दूसरे से उसके मुंह में नवाले डाल रहा था। बस एक चोर नजर उस पर डालकर वो बोली तो आदिल ने सर हिलाया और ट्रे उठाकर वहां से चला गया। बर्तन किचन में रखते हुए कमरे में आकर दरवाजा लॉक किया। आहिस्ता से लेटने की कोशिश करने लगी। दर्द से अपनी सिसकियां दबाकर कमर का दर्द आदिल के दबाव देने पर बढ़ गया। अम्मी, दत्त को ताप न लाते वो अपनी अम्मी को पुकारने लगी, पर जवाब नदार। वो चुप। जब भी तकलीफ में होती है तो अम्मी को याद करती या अफनान को याद करती थी, लेकिन आज दर्द पर उसकी जुबान से अम्मी निकला। उसके आंसू मजीद रवानी से बहने लगे। कुछ अंदर का दर्द था तो कुछ बाहर का। जी भर के उसे अपने सामने खड़े खड़ूस प्रोफेसर पर गुस्सा आया, जिसने उसे बहुत ज्यादा तकलीफ दी थी कि वो ठीक से लेट भी नहीं पा रही थी। उर्वा की नजरें उस पर टिकी थीं, जो अब चलता साइड टेबल के दराज से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और इसमें से ट्यूब निकालकर हाथ में पकड़ा। और यह सब देखकर उर्वा की आंखें फैल गईं। क्या करने वाला था ये खुर्द दिमाग शख्स अब? आप ये क्या कर रहे हैं? भराई आवाज में वो कमजोर सी मजामत करने लगी। जब बादल ने उसे मुंह के बल बेड पर डाला। कोई आवाज नहीं। वो सर्जिश करता बोला और उसकी शर्ट को आहिस्ता से नाफ तक ऊपर करते निशान को देखने लगा, जो गिरने के बाद ग्रीन हो गया था। मैं बुरा नहीं हूँ, तुमने मुझे बना दिया है मिसेज आदिल, तुमने बना दिया है। क्यों आई हो मेरी जिंदगी में मुझे बुरा इंसान बनाने? वो फटते दिमाग के साथ उसकी शफाफ दूधिया पीठ अपनी उंगलियों पर ट्यूब लगाकर फेरने लगा तो रोती हुई हिचकियां भरती उर्वा ने मुंह तकिए में छुपाते उसकी खुरदरी उंगलियों का लम्स अपनी पीठ पर महसूस करने लगी। ट्यूब लगाने के बाद वो बिना उससे मुखातिब हुए लाइट ऑफ करता खुद सिगरेट का पैकेट उठाकर बालकनी में आ गया और गहरे सांस भरने लगा। उर्वा भी दर्द और थकन के बाद थोड़ा सुकून मिलते देख नींद की वादियों में चली गई। हसाम भाई चलें। मिशाल रेस्ट वॉच देखती गाड़ी में बैठ गई। इन्हें 2 दिन बाद वापस पाकिस्तान जाना था। आमना और हसाम के निकाह के मतलब खबर सुनकर ज़ारबन खान भी मुतमईन और खुश थे। मिशाल को भी खुशी हुई थी। हसाम खान को अतीका खानम ने सख्ती से ताकीद की थी आमना के भाई को बुला लें, यहाँ तक कि वो उससे बात कर सके। आमना के मुताबिक आमना की तबीयत खराबी की वजह से हदीका खानम उसके पास ठहर चुकी थी। हसाम मिशाल को शॉपिंग पर लेकर जा रहा था। अभी आधा रास्ता ही तय हुआ था जब उनकी गाड़ियों के आगे और पीछे 2 गाड़ियां रुकी। हसाम खान ने अचानक ब्रेक पर पाँव
पाँव रखते एक्सीडेंट होने से रोका था। मिशाल परेशानी से इधर-उधर देख रही थी। ये कौन जाहिल है, डैम इट! हसाम ने खिड़की से चेहरा बाहर निकालते बोला। पहले ही सुल्तान शाह से शिकस्त खाने के बाद उसका दिमाग घुमा हुआ था। अब गाड़ी के सामने यूं किसी का आना उसे मजीद तैश में मुब्तला कर गया। जब सूट-बूट में गाड़ी से गार्ड उतरे, हसाम खान का दिमाग भग से उड़ा। उसे अपने आस-पास खतरे की घंटियां बजती हुई सुनाई महसूस हुई थी। जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करते उसने रिवर्स लिया। अपने साथ वो कोई भी हिफाजती असला नहीं लाया था। मिशाल इस अचानक अफ्ताब पर डरी सहमी, कभी हसाम खान को देखती और कभी इन गार्ड को। इससे पहले हसाम तेजी से गाड़ी वहां से निकालने की कोशिश करता, गार्ड ने फुर्ती से हसाम खान के करीब जाते उस पर गन की बैक से वार किया। हसाम को यकदम अपने सर पर भारी होता दिखाई दिया। गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया। भाई! मिशाल ने एक जोरदार चीख मारी। गाड़ी सामने बने दरख्त से जाकर बुरी तरह टकराई। हसाम के सर से खून उबलकर बाहर निकला। मिशाल मुंह पर हाथ रखे हसाम को देखने लगी। मिशी, तुम यहीं रहो, निकलना मत यहाँ से, चुप छुप जाओ। ये मोबाइल लो, कॉल करो फवाद को। अपने मोबाइल पर फवाद का नंबर डायल करके मिशाल को देखते वो गाड़ी से बाहर निकला। कदमों में लड़खड़ाहट वाज़ेह थी। इस वक्त उसके पास कुछ असला भी नहीं था जिससे वो अपनी हिफाजत कर पाता। हसाम खान को अपनी जानिब बढ़ते देख इन गार्ड ने एक फायर उसके बाजू पर ही किया था कि मिशाल की चीख गाड़ी में गूंज गई। पहली रिंग पर ही फवाद कॉल यस कर चुका था। वो मार रहे हैं भाई को, मिशाल ने बस इतना कहा और तेजी से गाड़ी से बाहर निकली थी। दूसरे पर फवाद जो भी घर जाने वाला था, हसाम खान के मोबाइल से उभरती मिशाल की आवाज़ सुनते वो जल्दी से उसकी लोकेशन ट्रेस करने लगा। क्यों मिशाल कॉल बंद कर चुकी थी, दर्द से कह रहा था। हसाम खान औंधे मुंह जमीन पर गिरा। वो तकरीबन बेहोश होने वाला था, लेकिन वो बेहोश नहीं होना चाहता था। उसे अपनी गुड़िया की हिफाजत करनी थी। वो बमुश्किल दर्द में भी एक हाथ की मदद से उठने की कोशिश करने लगा, जबकि वो नाकाम रहा। खून बह बहकर उसके पूरे कपड़ों को अपने रंग में रंग गया और आखिरी बार आंखें बंद करने से पहले असाम ने मिशाल को भागने का इशारा किया। मिशाल की आंखों में खौफ की लकीरें फैल गई। चलना जैसे महाल हो गया था। हसाम को यूं नीचे गिरते तड़पता देख उसका दिल फटने के दर पर था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि गोली हसाम कई बार अपने मिशन के दौरान खा चुका था। तड़प तो वो अपनी गुड़िया के लिए रहा था। मिशाल के कदम उसे भागने की इजाजत नहीं दे रहे थे, लेकिन वो भागना चाहती थी। वो भागने के लिए पलटी ही कि इन गार्ड ने मिशाल के इर्द गिर्द घेरा बनाया। वो चारों तरफ देख रही थी। उसकी काली आंखों में इस वक्त हद से ज्यादा डर था। जिस्म होले से लरज रहा था। तभी वहां एक और गाड़ी रुकी, जिसमें से सूट बूट पहने, आंखों पर सन ग्लासेस लगाए, लंबे कद कामत लिए गाड़ी से उतरा। हाथों के इशारे से सुल्तान शाह ने उन्हें जाने के लिए कहा। सारे गार्ड पीछे हट गए और अपनी अपनी गाड़ी में जा बैठे। मिशाल एक नजर जमीन पर पड़े बेहोश हसाम खान को देखा, जिसके बाजू से खून निकला जा रहा था। आवाज जैसे हलक में दब सी गई थी। सुल्तान उसे अपनी जानिब बढ़ता महसूस हुआ था। वो ब्लैक पैंट शर्ट पर ब्लैक शूज पहने, सर पर हैट रखे, चेहरे पर रुमाल बांधे उसके करीब आया। मिशाल ने खौफ से लबरेज नजरों से उसे देखते पीछे की जानिब कदम बढ़ाए थे और वो आहिस्ता आहिस्ता चलता उस तक पहुंच रहा था। वो अपने कदम पीछे को लेने लगी। उसका दिल किया काश वो यहाँ से गायब हो जाए। देखो, तुम्हें जो चाहिए ले जाओ, वहाँ मेरा बैग है। तुम्हें पैसे चाहिए। मिशाल ने घबराते हुए कदम पीछे को लेती दीवार में घुसती जा रही थी। इतनी सर्दी में भी उसके पसीने छूट रहे थे। जब सुल्तान उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया, इतना कि इनमें बस 1 इंच का फासला रह गया था, मिशाल ने जोर से आंखें मीची और वो उसके डरे सहमे चेहरे को देख रहा था। ब्लैक हेड, आंखों पर सनग्लासेस और चेहरे पर रुमाल बांधने की वजह से वो सुल्तान शाह को पहचान न पाई। मिशाल जारवन खान, तुम्हारी बर्बादी चाहिए मुझे। वो उसके ठंडे पड़ते गुलाबी लबों पर अंगूठा फेरते बोला तो मिशाल के वजूद में करंट सा दौड़ गया। सुल्तान, वो कपकपाते लबों से बोली। हाँ, ये सर्द सपाट आवाज तो सुल्तान शाह की ही थी। हाँ, मैं सुल्तान हूँ, मेरी बिछड़ी हुई महबूबा। उसके कान के करीब झुकते वो सरगोशी नुमा आवाज में बोला। मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी सुल्तान शाह, दूर रहो मुझसे। न जाने मिशाल खान में इतनी हिम्मत कैसे आ गई थी। वो जोर से चिल्लाई और उसका हाथ झटका, जिस पर उसकी आंखों में उभरती चमक एक होलनाक वहशत में बदल गई। और मैं तुम्हारे इन लबों को काट डालूंगा जिससे तुमने मुझे धमकी दी। उसे देखते वो सर्द सपाट आवाज में बोला। मिशाल को अपनी सांसें रुकती महसूस हो रही थी। ये देख रही हो मेरा दुश्मन, ये मुझे पकड़ेगा जिससे बचपन में एक मकड़ी तक नहीं पकड़ी जाती थी। सुल्तान का इशारा हसाम खान की जानिब था। चीख चीख कर बताओ अपने इस मेजर भाई को और अपने इस गद्दार बाप को सुल्तान शाह आया है। मिशाल शशदर रह गई। उसके चेहरे पर एक साया सा लहराया था।
وہ فوراً وہاں سے بھاگنے کو قدم بڑھانے لگی، جب اتنی ہی تیزی سے سلطان نے اس کا ہاتھ دبوچا اور اسے جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ مشال لہراتی اس کی جانب کھینچتی چلی گئی۔ سلطان نے آنکھوں میں وحشت لی، اسی کی مخصوص نس دبائی اور مشال دارون خان کو اپنے سامنے موجود وہ شخص دھند کی نظر ہوتے معلوم ہوا۔ وہ جلدی اس کے بازو میں جھول گئی۔ سلطان نے اسے اٹھاتے گاڑی میں بٹھایا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ اسے پتا تھا شام کا چمچہ بس پہنچنے والا ہوگا اپنی ٹیم کو لے کر۔ میرا انتظار تم پورا کرو گی مشال خان، تمہاری بربادی ہی میرا انتظام ہوگا۔ میرا انتقام تم پورا کرو گی مشال خان، تمہاری بربادی ہی میرا انتقام ہوگا۔ تم تڑپو گی تو وہ سب تڑپیں گے، تمہیں تکلیف دوں گا، سب تکلیف میں ہوں گے، تمہیں حاصل کر کے بھی لاحاصل رہوں گا۔ وہ لفظ نہیں انگارے اگل رہا تھا جس کی زد میں وہ مشال خان کے وجود کو جلا دینا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھیں اس وقت بربادی کا ایک ایک ہی منظر پیش کر رہی تھی۔ پہلا وار ہی اس نے زارون خان پر سود سمیت کیا تھا، اگلا وار وہ مختار پر کرنے والا تھا۔ انتقام کی ایسی آگ تھی جو اس کے دشمنوں کو کہیں کا نہیں چھوڑنے والی تھی۔ کال سننے کے بعد فواد 10 منٹ بعد ہی پہنچ چکا تھا۔ رات کا سایہ ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ اس وقت پورا روڈ سنسان سا پڑا ہوا تھا۔ یوں روڈ کے بیچوں بیچ حسام خان کو اوندھے منہ زمین پر لیٹے دیکھ وہ بھاگ کر اس کے قریب گیا۔ ساتھ پیچھے کچھ پولیس والے بھی تھے اور گارڈ بھی تھے جنہیں وہ احتیاط کے طور پر ساتھ لے آیا تھا۔ حسام آنکھیں کھولو، تمہیں اٹھو، وہ تم لوگ میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو، مدد کرو اٹھانے میں، فواد غصے سے گارڈ کو دیکھ کر بولا۔ گارڈ اور کچھ پولیس والوں نے فواد کی مدد کر کے حسام کو اٹھا کر گاڑی میں بٹھایا، جبکہ ریش ڈرائیونگ کے ساتھ فواد گاڑی کو ہاسپٹل کی جانب بھگا گیا۔ حسام کا خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا۔ کچھ لوگوں کو فواد وہیں پر چھوڑ گیا تھا مشال کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے خطرے کی گھنٹی بجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مشال غائب تھی، کون لے گیا، کس نے حملہ کیا، کون تھا؟ اس کا دماغ بالکل موف ہو چکا تھا۔ کوئی جواب دے گا، کیوں لایا گیا ہے مجھے یہاں؟ مشال دروازہ بجاتے بولی تھی۔ خوف آنکھوں میں پھیلتا اب جسم میں سرایت کرنے لگا تھا۔ باہر سلطان سگار لبوں میں دبائے سرد تاثرات چہرے پر سجائے بیٹھا تھا۔ یہ تم اس کو کیوں اٹھا لائے ہو سلطان؟ آفی حیرت سے منہ کھولے اسے استفسار کرنے لگا، جو کہ اسے بنا بتایا حسام خان کی بہن کو اٹھا لایا تھا۔ تم سے مطلب، اپنے کام سے کام کرو۔ سگریٹ کو اپنے پیروں تلے مسلنے تھے وہ سخت نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ کر بولا۔ عجیب انسان ہو، کسی کا دل نکالنے کا کام ہو یا کسی کی بوٹیاں سڑک پر گرانے کا کام ہو، وہ مجھ سے کروا لیتے ہو۔ اب جب اپنی بندی کو اٹھانے کا ٹائم آیا ہے تو وہ خود چلے گئے اکیلے اٹھانے، مجھے خبر تک نہ ہونے دی۔ ماتھے پر ٹیبل ڈالے آفی نے کشن اٹھا کر اس کے چہرے پر پھینکا، جو کہ سلطان شاہ کو کافی ناگوار گزرا تھا۔ تم اسی لائق ہو، اپنی بہن کو تو لے کر آ نہیں سکتے، بڑھے آئے اپنی بھابھی کو اٹھانے والے۔ وہ تندیہ انداز میں بولا۔ افنان کے تن بدن میں آگ لگانے کے لیے عروہ کا تانا ہی کافی تھا، اس کا منہ بند کروانے کے لیے، جو کہ اپنے بہنوئی سے 2 دفعہ ذلیل ہو کر خالی ہاتھ ہی لوٹا تھا۔ دروازہ کھولو، مجھے جانے دو، مجھے کیوں اٹھا لائے ہو؟ مشال زور زور سے دروازہ پیٹ کر چلا رہی تھی۔ حسام خان کی خون سے لت پت حالت اس کی آنکھوں سے جا ہی نہیں رہی تھی۔ جاؤ، پہلے جا کر میری بھابھی کو سنبھالو، سر میں درد کر کے رکھ دیا ہے دروازہ پیٹ پیٹ کر۔ آئیں میرے بہن کا تانا دینے والے۔ مشال کے زور زور سے دروازہ پیٹنے پر آفی منہ بنا کر بولا۔ اپنی بکواس بند کرو، تم جاؤ قاضی کو لے آؤ، میں دیکھ لیتا ہوں۔ قاضی کو بلانا ہو، کسی کو مروانا ہو، وہ آفی سے کروا لو۔ آفی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ بہت اچھے جا رہے ہو سلطان، نکاح ہوا نہیں، پہلے سے ہی بدل رہے ہو، جب ہوگا پتہ نہیں کیا کیا دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ میں مر کیوں نہیں گیا پہلے؟ وہ نوٹنکی بھرے انداز میں بولا۔ اس سے پہلے سلطان اس کی نوٹنکی پر اسے مارنے کے لیے تکیہ پھینکتا۔ آفی گھر سے 9:11 ہو چکا تھا۔ دروازہ کھولو، مجھے اپنے گھر والوں کے پاس جانا ہے۔ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، میرا بھائی تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ مشال دروازہ اپنی پوری طاقت سے بجاتے بولی۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے دروازہ پیٹ رہی تھی، مگر مجال تھی کہ باہر سے کوئی بھی آواز اسے سنائی دے جاتی۔ مر جاؤ تم سلطان، مر جاؤ تم شیطان کہیں کے، کب سے دروازہ پیٹ رہی ہو، سنائی نہیں دے رہا، بہرے ہو گئے ہو؟ مشال زور سے دروازے کو ٹھوکر مارتے بولی، پھر سائڈ پر جاتے اس کمرے میں رکھے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اللہ جی مجھے بچا لو، میں نے کچھ نہیں کیا، ڈیڈ مجھے بچا لیں، حسام بھائی، موم، دانیال بھائی۔ گھٹنوں میں سر دیے وہ بے تحاشا رو دی تھی۔ مشال کی لمبی لمبی ہچکیاں سنتے دروازے کے باہر کھڑا سلطان تلخی سے مسکرایا۔ 10 منٹ ہی گزرے تھے جب دروازہ کھلنے کی آواز پر مشال نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ کیا کیا ہے میں نے، یہاں کیوں لائے ہو مجھے؟
जाने दो घर, वरना मेरा भाई तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम मेरी फैमिली को नहीं जानते। मिशाल बेड से उठते बोली थी। वो बहुत हिम्मत से खड़ी थी, क्योंकि अगर वो कमजोर पड़ती तो न जाने सुल्तान क्या करता उसके साथ, जो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। जाहिर है मौज मस्ती के लिए तो तुम्हें उठाकर नहीं लाया हूँ, तुम्हारा साथ बहुत कुछ करने के लिए लाया हूँ, जो कि तुमने कभी सोचा भी ना होगा। तुम्हारे बाप को यह एहसास करवाने की खातिर जब कीमती चीज छीन ली जाए, इंसान के पास कुछ नहीं बचता, वो खाली हाथ रह जाता है। वो सर्द बर्फीले लहजे में बोला। अंदाजा लगाना मुश्किल था वो गुस्से में है या नहीं। मेरे डैड ने क्या किया है? तुम्हारी दुश्मनी मेरे भाई से है, मेरे डैड मुझसे नहीं, समझे? विशाल उसकी सख्त खून उतरती निगाहों में देखते हलक के बल चीख कर बोली। उस नाम के मेजर से कोई दुश्मनी नहीं है मेरी। असल दुश्मनी तुम्हारे बाप से, जिसने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया। मेरे डैड ने कुछ नहीं किया। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, जाने दो मुझे। विशाल खौफ से बोली और आगे को बढ़ी, जब मुकाबिल ने सख्ती से उसकी कलाई दबोचे उसे अपने रूबरू किया था। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, ये मेरा घर है। यहाँ आते भी लोग मेरी इजाजत से हैं, और ना मेरी इजाजत के बगैर यहाँ से कोई बाहर जा सकता है, समझी तुम? आइंदा इस लहजे में मुझसे बात मत करना, वरना और मैं ऐसी बला हूँ कि मुझे गायब करने के लिए तुम्हारी 7 नस्लें भी कम है। अपने उस नाम के मेजर नकली भाई की धमकी दोबारा मुझे मत देना, ये चलती हुई जबान काट डालूंगा। वो उसकी कलाई पर गिरफ्त मजीद सख्त करते ठंडे ठार लहजे में बोला। मिशाल का दिल दहल कर रह गया था। हाथ छोड़ो मेरा। मिशाल उसकी गिरफ्त से अपना हाथ छुड़वाने को मचल रही थी। अब उसे खौफ महसूस होने लगा था, सामने खड़े शख्स से। जिस तरह उसके इरादे थे, उसे अपने आगे खतरे की घंटियां बजती हुई महसूस हो रही थी। जिल्लत, रसवाई, बर्बादी और नए सिरे से शुरू होने वाली जिंदगी मुबारक। वो उसकी इजाजत वो उसकी जानिब झुकते मिशाल की खौफ से तर आंखों में देखते बोला, और फिर गर्दन पीछे को ढलकाए कहका लगा गया। मिशाल का रुआ रुआ कांप उठा था, सांसें सीने में अटक चुकी थी। मुझे जाने दो, वरना मैं भाग जाऊंगी, मिशाल अटकते लहजे में बोली। सुल्तान शाह के लबों पर तंदिया मुस्कुराहट उभरी। इस घर से परिंदा भी सुल्तान शाह की इजाजत के बगैर नहीं निकल सकता। तुम तो फिर दुश्मन की बेटी हो मेरी। मेरे डैड की किसी से दुश्मनी नहीं है। तुम कौन होते हो उन्हें अपना दुश्मन कहने वाले? सुल्तान शाह के बार बार दुश्मन कहने पर वो गुस्से से चीखते हुए कहने लगी, तुम्हारा जो ये बाप है ना, उसने एक बेटे से उसकी माँ, उसका बाप, उसकी बहन, इन 3 कीमती रिश्तों को छीना है। मेरे डैड छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, मुझे जाने दो। सुल्तान की बातों को अपने सर के ऊपर से गुजरते देख वो फिर से मजामत करते चिल्ला कर बोली, अपने उस बाप की धमकी देकर मुझे मत डराओ। मेरा एक हुक्म और तुम्हारा बाप टपक जाएगा। जानती हो कैसी गोली से एक गोली सीधा उसके दिल में उतरेगी और वो मर जाएंगे। वो लोगों पर गहरी मुस्कान सजाए खतरनाक ख्यालात उस पर आशना करने लगा। वो एक ही झटके से अपने हाथ ब्लैक शर्ट के बटनों तक ले जाते उन्हें खोलने लगा था। मिशाल ने हैरत से फैलती आंखों से उसकी बेबाकी से किए गए अमल को देखा। ये क्या कर रहे हो तुम? विशाल के जिस्म में खौफ से सनसनी दौड़ गई। वो पीछे की जानिब कदम बढ़ाने लगी थी, जबकि शर्ट उतारते वो दूर उछाल गया। तुम्हें रुस्वा करने की शुरुआत? तंजिया हंसते वो मिशाल को बहुत कुछ बावर करवा गया। उसके लहजे में कहीं से भी मजाक की रमक ना थी। मिशाल की हथेलियां पसीने से भीगने लगी। तुम तुम जो भी चाहते हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मिशाल के लिए ये ख्याल ही सुहाने रूह था कि वो किसी नामहरम के साथ अकेले इस तरह कमरे में है। वो जाके सामने खड़े सुल्तान शाह के ख्यालात। अपने लोगों पर हाथ जमाए उसने खौफ से सिसकी ली थी। तुम रोकोगी मुझे? सुल्तान का लहजा मजाक उड़ा रहा था। मिशाल पीछे जाती अब बेड पर गिरने के अंदाज में बैठी। उसकी आंखों से नमकीन पानी बहने लगा था। टांगें शल होने लगी। उसे समझ न आया कुछ पल में उसके साथ क्या कुछ हो गया था। देखो, हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं है, प्लीज जाने दो मुझे, मेरी कोई गलती नहीं है। मिशाल ने रोते हुए सिसकी ली थी, क्योंकि सामने खड़े शख्स के इरादे कहीं से नेक नहीं थे। फिर निकाह कर लो मुझसे, वो उसके चेहरे के नजदीक झुकते बोला। मिशाल सिसकती नफी में सर हिला गई। सुल्तान ने उंगली की पोर से एहतियात से उसके आंसू चुने, बगैर उसके चेहरे को हाथ लगाए। मैं तो ऐसा ही करूंगा, तुम्हारी बर्बादी ही जारवन खान की बर्बादी होगी। जब तुम रुसवा होगी तब मेरा इंतकाम पूरा होगा। मिशाल का चेहरा अब की बार सख्ती से दबोचे वो सर्द आवाज में घुराया। उसकी शर्ट सर्द उसकी सुर्ख सर्द स्पॉट नजरें मिशाल के सुर्ख पड़ते चेहरे पर थी। नो प्लीज, मिशाल नफी में सर हिलाते सिसकी। उसे सुल्तान शाह की उंगलियां अपने चेहरे में धंसती महसूस हुई, जबकि सुल्तान जब्त के मारे जबड़े भींच गया। उसने तो कभी किसी लड़की की जानिब नजरें उठाकर भी ना देखा था। हत्ता कि यूं करीब आया था तभी सीने में आग सी भड़कने लगी थी। ऐसे मत करो,
میرے ساتھ میں خود کو جان سے مار ڈالوں گی، مگر تمہیں تمہارے ارادوں میں کامیاب ہونے ہرگز نہ دوں گی۔ وہ دیدہ دلیری سے گرائی تھی، پھر نکاح کر لو میرے ساتھ اگر خودکشی نہیں کرنا چاہتی۔ لبوں کو سختی سے آپس میں پیوست کی وہ قدر ضبط سے بولا، میں نکاح نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ یوں سامنے کھڑے درندے سے نکاح کرنا مشال کو اپنی زندگی ختم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ پھر جیسا تم چاہو، ہم مردوں کا تو کچھ نہیں جاتا، تم عورتیں ہی رسوا ہوتی ہو۔ وہ اپنے قدم اس کی جانب بڑھا کر کہہ رہا تھا، میرے قریب مت آؤ، میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مشال اٹکتے لہجے میں بولی، وہ نہیں جانتی تھی وہ کیا بول رہی ہے، لیکن اس وقت اپنی عزت بچانے کا اسے یہی بہتر لگا تھا۔ اسے اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہوا۔ گڈ، یہی امید تھی تم سے، بہت سمجھدار ہو۔ وہ مشال کے چہرے پر جھکتے کہکا لگا کر ہنسا، سامنے بیٹھی دشمن کی بیٹی کو خوف سے کانپتے دیکھ، نہیں پلیز ایسا مت کرو۔ وہ روتے ہوئے پیچھے کی جانب کھسکی تھی، جبکہ سلطان نے حد سے زیادہ غصے میں دانت کچاتے اس کے بال جکڑے۔ تھوڑی دیر میں ہمارا نکاح ہے، خاموشی سے اپنی زندگی کی دور مجھے تھما دینا۔ مشال زارون خان، ذلت، رسوائی، بدنامی کو میں تمہارا مقدر بنانے والا ہوں۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں کسی کی بہن بیٹی ہوں، مجھے بدنام کرو گے؟ تمہارے ساتھ مکافات عمل ہوتا، خدا تمہیں بھی بیٹی دے گا۔ پھر سلطان، پھر جب اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سب ہوتا دیکھو گے، یہ تلخ لہجہ، یہ الفاظ تم پھر کبھی نہ دہراؤ گے۔ مشال کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ سنتے سلطان کی آنکھوں سے وحشت ٹپکنے لگی۔ اچانک سے مشال کے بالوں پر گرفت سخت تر ہو گئی۔ نو، مشال اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے اپنے بالوں پر بڑھتی اس کی گرفت چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے لبوں سے ایک کراہ نکلے، پھر کئی سسکیاں۔ پلیز مت کرو، تمہیں تمہاری ماں بہن کا واسطہ، میری عزت میرے لیے سب کچھ ہے۔ مشال روتے ہوئے بولی، اس کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح بہہ رہے تھے، جبکہ سلطان کی گرفت اس کے بالوں پر ڈھیلی پڑ گئی، مگر اس کے اندر ایک آتش فشاں پھٹا تھا۔ مشال کی باتیں سنتے، مجھ سے دور ہٹو، تمہاری بھی بیٹی ہوگی، میں بددعا۔ اس سے آگے وہ کچھ کہتے سلطان نے اپنی انگلی اس کے لبوں پر رکھی۔ تمہاری نہیں، ہماری بیٹی ہوگی، سوچ سمجھ کر بولنا۔ وہ شدت سے زیادہ آواز میں چیختے اس سے دور ہوا۔ مشال کانوں پر ہاتھ رکھ کے خوف سے کانپنے لگی تھی۔ نکاح کے لیے تیار رہنا، وہ بس اتنا کہتے اپنی شرٹ پہن کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ دل چاہ رہا تھا سب کچھ تباہ کر دے۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔